अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की 13वीं क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जो टूल पढ़ना है वो ये वाला टूल है, जिसका नाम इरेजर टूल है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है ई। ठीक है, और इसके अंदर और भी टूल मौजूद हैं। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके रखते हो तो इसके अंदर जितने भी टूल होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल एंड मैजिक इरेजर टूल पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन तीनों टूल को हम यूज किस लिए करते हैं? सिंपल है यार, हम अपनी इमेजेस को जो है ना इन टूल के जरिए इरेज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हमें किसी चीज को इरेज करना हो तो हम इन तीनों टूल्स को जो है ना यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से मैं इरेजर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं इरेजर टूल को यूज करता हूँ तो देखो इमेज जो है ना हमारी इरेज हो रही है। ठीक है, इस तरह से आप लोग किसी भी चीज को जो है ना इरेज कर सकते हो। मतलब कि अगर आप किसी चीज को इरेज करना चाहते हो तो आप लोग इरेजर टूल की मदद से उसे इरेज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं कंट्रोल Z प्रेस करके अनडू कर देता हूँ और यहाँ से न्यू लेयर लेके यहाँ पे मैं पेंट ब्रश टूल ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ। ठीक है, पेंट हो गया। अब मुझे इस पेंट को इरेज करना है तो सिंपल यहाँ से मैं इरेजर टूल को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ब्रश का साइज थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे जो है ना मैं इस पेंट को जो है ना इरेज कर दूंगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपने किसी चीज को इरेज करना है तो आप लोग इरेजर टूल की मदद से उसे इरेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को इरेजर टूल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इरेजर टूल को बैकग्राउंड लेयर के ऊपर या ओरिजिनल इमेज के ऊपर यूज करते हो तो जो कलर बैकग्राउंड कलर में होगा इरेजर टूल वही कलर यहाँ पे पेंट करना शुरू कर देगा। अब जैसे यहाँ से मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है वो ऑटोमेटिक ऑन होगी। अब अगर यहाँ पे इरेजर टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इरेजर टूल को यूज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो जो कलर बैकग्राउंड कलर में था इरेजर टूल वही कलर यहाँ पे पेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर आप इरेजर टूल को बैकग्राउंड लेयर के ऊपर या ओरिजिनल लेयर के ऊपर यूज करते हो तो जो कलर बैकग्राउंड कलर में होगा वही कलर इरेजर टूल यहाँ पे पेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस चीज का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आप लोग इस ओरिजिनल इमेज को या बैकग्राउंड लेयर को इरेज करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि कंट्रोल जैसे ओरिजिनल इमेज की कॉपी ले लो, यहाँ से उसे ऑफ कर दो और हमें जो है ना हर काम कॉपी लेके ही करना चाहिए। ओरिजिनल इमेज या बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बेस्ट वे है। अब अगर यहाँ पे मैं इरेजर टूल को मतलब कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मैं इरेजर टूल को यूज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो हमारी इमेज जो है ना वो यहाँ पे इरेज हो रही है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग इरेज कर सकते हो। इसका एक और तरीका भी है, अगर आप लोग यहाँ पे इस लॉक के ऊपर क्लिक कर देते हो तो हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है वो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे इरेजर टूल को यूज करोगे तो हमारे इमेज जो है ना वो इरेज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग इरेजर टूल की मदद से किसी भी इमेज को इरेज कर सकते हो। नॉर्मल इमेज को किस तरह से इरेज करते हैं या बैकग्राउंड लेयर को हम किस तरह से इरेज कर सकते हैं, आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इरेजर टूल को हम किस तरह से यूज करते हैं इसका भी आप लोगों को जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इरेजर टूल की जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी वही हैं जो ब्रश टूल की हैं। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे ब्रश का साइज बड़ा या छोटा करना चाहते हो तो इसके लिए भी आप लोग राइट ब्रैकेट का बटन प्रेस करोगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा और अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट का बटन प्रेस करोगे तो ब्रश का जो साइज है वो छोटा होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे भी राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो ब्रश टूल में ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसकी हार्डनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं इसकी हार्डनेस को 100% कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इरेजर टूल को इमेज के ऊपर यूज करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इरेजर टूल हमारी इमेज को 100% हार्ड इरेज कर रहा है। ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इसके एजेस जो है ना कितने हार्ड आ रहे हैं, मतलब कि ये हमारी इमेज को हार्ड इरेज कर रहा है। अब अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ से इसकी हार्डनेस को कम कर दूं और फिर यहाँ पे मैं इरेजर टूल को यूज करूं तो आप लोग देख सकते हो इरेजर टूल हमारी इमेज को जो है ना सॉफ्ट इरेज कर रहा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इरेजर टूल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टाइप के ब्रशेस दिए गए हैं। अगर आप लोग नॉर्मल ब्रश के अलावा इन ब्रशेस को भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो। इन ब्रशेस को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ब्रश टूल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल से समझाया था एंड आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा।
और अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर मैं उस वीडियो का आई बटन दे दूंगा, और आप लोगों को रेकमेंड भी करूंगा कि पहले आप जाके ब्रश टूल वाली क्लास देखिए, ताकि आप लोगों को इरेजर टूल को समझने में आसानी हो। क्योंकि इरेजर टूल की जो प्रॉपर्टीज हैं या ब्रश टूल की प्रॉपर्टीज हैं, ये दोनों सेम है। इनमें फर्क बस यही है कि जो ब्रश टूल है वो पेंट करता है और जो इरेजर टूल है वो इमेज को इरेज करता है। इसके अलावा बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों की सेम है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पहले आप जाके ब्रश टूल वाली क्लास देखिए, ताकि आप लोगों को इरेजर टूल को समझने में आसानी हो। इसके अलावा ऊपर प्रॉपर्टी बार में भी आप लोगों को सारे ऑप्शन वही मिलते हैं जो आप लोगों को ब्रश टूल में दिए गए हैं। यहाँ से भी आप लोग ब्रश का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो, उसकी हार्डनेस को कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से भी आप लोग ब्रश के मतलब के बहुत सारे टाइप के ब्रशेस दिए गए हैं, आप लोग यहाँ से भी ब्रश चेंज कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहो। इसके बाद मोड में आप लोगों को 3 ऑप्शन मिलते हैं, पहला ब्रश का, दूसरा पेंसिल का और तीसरा ब्लॉक का। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ब्रश ही सिलेक्ट होता है, और यहाँ पे जब आप इमेज को इरेज करते हो तो जो है ना इरेजर टूल हमारी इमेज को थोड़ा सा हार्ड इरेज करता है। अगर आप इसे सॉफ्ट करना चाहो तो आप लोग यहाँ से सॉफ्ट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे इरेजर टूल को यूज करोगे तो वो हमारी इमेज को जो है ना सॉफ्ट इरेज करेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे पेंसिल को सिलेक्ट करते हो और फिर यहाँ पे इरेजर टूल को यूज करोगे तो ये भी इमेज को हार्ड इरेज करेगा, बिल्कुल हार्ड इरेज करेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को कम भी कर दोगे और फिर यहाँ पे इरेजर टूल को यूज करोगे तो तब भी इसकी जो है ना ये मतलब कि सॉफ्ट नहीं होगा, बिल्कुल हार्ड ही इरेज करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पे ब्रश को सिलेक्ट करोगे तो आप इसके जरिए हार्ड भी इमेज को इरेज कर सकते हो और सॉफ्ट भी इरेज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे पेंसिल को सिलेक्ट करते हो तो फिर आप जो है ना अपनी इमेज को बिल्कुल हार्ड इरेज कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ब्रश और पेंसिल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे ब्लॉक को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने एक ब्लॉक आ जाएगा, फिर आप लोग जो है ना अपनी इमेज को कुछ इस तरह से इरेज कर सकते हो। इसके भी जो एजेस हैं वो हार्ड आएंगे, इसी बिल्कुल पेंसिल वाले की तरह, ठीक है। इन दोनों में फर्क ये है पेंसिल और ब्रश में, जब आप लोग ब्रश को जो है ना सिलेक्ट करके हार्डनेस उसकी बढ़ा भी दोगे तो तब भी उसके जो एजेस होंगे वो थोड़े से स्मूथ आएंगे। हार्ड इमेज को इरेज करेगा लेकिन उसके जो एजेस होंगे वो थोड़े से स्मूथ होंगे। लेकिन पेंसिल में इसके जो एजेस होंगे वो हार्ड आएंगे। अगर आप लोग यहाँ पे इसकी हार्डनेस को कम भी कर दोगे तब भी इसके जो एजेस होंगे वो हार्ड होंगे। मतलब कि पेंसिल के जरिए आप लोग इमेज को बिल्कुल हार्ड इरेज कर सकते हो, और ब्रश के जरिए आप लोग इमेज को हार्ड भी इरेज कर सकते हो और सॉफ्ट भी इरेज कर सकते हो। और अगर आप लोग ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपके सामने एक ब्लॉक आ जाएगा और फिर आप लोग अपनी इमेज को जो है ना कुछ इस तरह से इरेज कर पाओगे। आई होप आप लोगों को इन तीनों ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना बाय डिफॉल्ट ब्रश ही सिलेक्ट होता है, तो यहाँ पे मैं ब्रश को ही सिलेक्ट रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ओपेसिटी एंड फ्लो का ऑप्शन मिलता है। ये सारे ऑप्शन मैंने आप लोगों को ब्रश टूल वाली क्लास में समझा दिए थे, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि पहले आप जाके ब्रश टूल वाली क्लास देखिए ताकि आप लोगों को ये सारे ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है इरेज टू हिस्ट्री का ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन आप लोगों को ब्रश टूल में नहीं मिलेगा। अब इसका क्या यूज है, इसके लिए मैं यहाँ पे पहले कुछ बना देता हूँ। यहाँ से मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे जो है ना मैं पेंट कर देता हूँ। पेंट करने के बाद यहाँ से मैं कोई सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, एलिप्टिकल मार्कर टूल ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो है ना सिलेक्शन बना के इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लो ये सारी चीजें मैंने जो है ना बैकग्राउंड लेयर के ऊपर बना दी हैं। अब मान लो ये सारी चीजें मैंने गलती से बना दी हैं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, मुझे इन्हें नहीं बनाना था। अब मुझे इन्हें इरेज करना है, डिलीट करना है। तो अगर आप लोग ऐसे ही इरेजर टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे इमेज को इरेज करोगे तो साथ में जो बैकग्राउंड लेयर है वो भी इरेज होगी, ठीक है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने जो कुछ बनाया है, सर्कल या पेंट किया है, सिर्फ ये इरेज हो, हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है या ओरिजिनल लेयर है उसको कुछ ना हो। तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे इरेज टू हिस्ट्री के ऑप्शन को चेक लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग इरेजर टूल को यूज करोगे तो जो कुछ आपने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर बनाया होगा सिर्फ वही इरेज होगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग गलती से बैकग्राउंड लेयर के ऊपर कुछ बना देते हो और फिर आप उसे इरेज करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग इरेज टू हिस्ट्री के ऑप्शन को चेक लगा दोगे, फिर वो जो है ना इरेज हो जाएगी। और अगर आप लोग ओरिजिनल लेयर या बैकग्राउंड लेयर को इरेज करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे इसे अनचेक कर देना है। अगर आप लोग इसे चेक लगा रहने दोगे और फिर यहाँ पे इरेजर टूल को यूज करोगे तो वो इमेज को इरेज नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे इसे अनचेक कर दोगे फिर यहाँ पे इरेजर टूल को यूज करोगे तो फिर इमेज जो है ना इरेज होगी,
ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इरेज टू हिस्ट्री से अनचेक होता है, तो मैं इसे अनचेक ही रहने दूंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इरेजर टूल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और तमाम ऑप्शन कंसेप्ट होगा। इसके बाद हमको यहाँ पे मिलता है बैकग्राउंड इरेज टूल का। आप इसका क्या इरेज टूल के जरिए जो हम भी इमेज को इरेज करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ देख सकते हो हमारी इमेज जो है ना इरेज हो रही है। अब इनमें फर्क क्या है, आप लोगों को यहाँ पे सर्कल के अंदर एक प्लस वाला साइन दिख रहा होगा, तो जहां जहां पे ये प्लस वाला साइन जाता जाएगा वो वाला एरिया डिलीट होता जाएगा, इरेज होता जाएगा। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं थोड़ा आप लोगों को जूम इन करके दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, तो हमारी इमेज का कुछ हिस्सा जो है ना सर्कल के अंदर आ रहा है, लेकिन वो इरेज नहीं आ रहा, इरेज नहीं हो रहा। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर प्लस वाला साइन लेके जाता हूं तो आप लोग देखिएगा हमारी इमेज का जो हिस्सा सर्कल के अंदर आ रहा था वो इरेज हो गया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो हमारी इमेज का कुछ हिस्सा सर्कल के अंदर आ रहा है, लेकिन वो इरेज नहीं हो रहा। और अगर मैं इसके ऊपर प्लस वाला साइन लेके जाता हूँ तो फिर वो जो है ना इरेज हो जाता है। मतलब कि जहां जहां पे ये प्लस वाला साइन जाता जाएगा वो वाला एरिया इरेज होता जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला सैम्पलिंग कंटिन्यूअस का है, दूसरा सैम्पलिंग वंस का है, तीसरा सैम्पलिंग जो है ना बैकग्राउंड स्विच का है। अब इनका क्या यूज है, इन 3 ऑप्शन को जो है ना मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहूंगा, यहाँ पे आप लोग जो है ना अच्छे से समझ सकोगे। और जब आप यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सैम्पलिंग कंटिन्यूअस ही सिलेक्ट होता है, और आप लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल के जरिए किसी भी इमेज को या किसी भी कलर को जो है ना इरेज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को सैम्पलिंग कंटिन्यूअस का भी समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस का मतलब भी ये है कि आप लोग लगातार किसी भी चीज को जो है ना इरेज कर सकते हो। अब अगर आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू मतलब सैम्पलिंग वंस को सिलेक्ट कर लेते हो और फिर उसके बाद इरेजर टूल को यूज करते हो, तो इरेजर टूल पहली बार जो कलर पिक कर लेगा फिर उसे ही इरेज करेगा, उसके अलावा वो किसी दूसरे कलर को इरेज नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब अगर यहाँ पे मैं रेड कलर के ऊपर इरेजर टूल को जो है बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज करूं और यहाँ पे सैम्पलिंग वंस को सिलेक्ट करूं, तो आप लोग देखिएगा इसने रेड कलर सिलेक्ट कर लिया है, तो ये पूरे कैनवास में रेड कलर को ही ढूंढेगा और उसे ही इरेज करेगा, उसके अलावा ये किसी और कलर को इरेज नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सैम्पलिंग वंस का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। सैम्पलिंग वंस का भी मतलब जो है ना वो यही है कि आप लोग एक वक्त में सिर्फ एक कलर को जो है ना इरेज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को सैम्पलिंग कंटिन्यूअस सैम्पलिंग वंस का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच का है। अगर आप लोग इसे ऑन कर देते हो और फिर बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज करते हो, तो जो कलर बैकग्राउंड कलर में अगर वो ही कलर कैनवस में है तो बैकग्राउंड इरेजर टूल उसे इरेज करेगा, उसके अलावा वो किसी दूसरे कलर को इरेज नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच को सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे बैकग्राउंड के कलर में जो हमारा कलर है वो रेड है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे हमारे कैनवस के अंदर भी रेड कलर है, अगर यहाँ पे मैं ब्लू कलर के ऊपर इरेजर टूल को यूज करूं तो आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड इरेजर टूल हमारे ब्लू कलर को इरेज नहीं कर रहा, और अगर मैं बैकग्राउंड के मतलब कि रेड कलर के ऊपर लेके जाता हूं तो वो इसे इरेज कर रहा है। इसे क्यों इरेज कर रहा है, क्योंकि हमारे बैकग्राउंड कलर में रेड कलर है और कैनवस में भी रेड कलर मौजूद है, इसलिए वो रेड कलर को इरेज कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में ब्लू कलर लगा दूं, ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं रेड कलर के ऊपर बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज करूं तो वो आप उसे इरेज नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि बैकग्राउंड कलर में हमारा ब्लू कलर है, तो वो आप ब्लू कलर को ही इरेज करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को जो है ना सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर जो कलर बैकग्राउंड कलर में होगा अगर वही कलर कैनवस में मौजूद है तो बैकग्राउंड इरेजर टूल उसे इरेज करेगा, अदरवाइज वो किसी दूसरे कलर को इरेज नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विच का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद लिमिट्स में आप लोगों को कंटीजियस जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट रखना है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कंटीजियस ही सिलेक्ट होता है। इसके बाद आप लोगों को टॉलरेंस का ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे तो जो बैकग्राउंड इरेजर टूल है वो चीजों को अच्छे तरीके से इरेज करेगा, और अगर आप लोग यहाँ पे जो है ना टॉलरेंस की वैल्यू को कम कर दोगे तो बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है ना वो इमेज को थोड़ा सा सॉफ्टली इरेज करेगा। अगर आप लोग चेक करना चाहते हो तो आप लोग इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करके देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर का ऑप्शन मिलता है। आप इसका क्या यूज है, अगर आप लोग इसे ऑन कर देते हो तो जो कलर फोरग्राउंड कलर में अगर वही कलर कैनवस में है तो बैकग्राउंड इरेजर टूल उसे इरेज नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी कलर को इरेज करेगा।
अब जैसे यहाँ पे मैं प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो फोरग्राउंड कलर में जो कलर है वो रेड कलर और कैनवस के अंदर भी रेड कलर है। अब अगर यहाँ पे मैं रेड कलर के ऊपर बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड इरेजर टूल जो है ना रेड कलर को इरेज नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर मैं किसी दूसरे कलर के ऊपर लेके जाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो वो हर कलर को जो है ना इरेज कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना रेड कलर को इरेज नहीं कर रहा, क्योंकि यह फोरग्राउंड कलर के अंदर हमारा रेड कलर है, इसलिए वो रेड कलर को इरेज नहीं कर रहा, वो हम फोरग्राउंड कलर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर, मतलब कि जो कलर फोरग्राउंड कलर में है अगर वही कलर कैनवस में है तो बैकग्राउंड इरेजर टूल उसे इरेज नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी कलर को इरेज करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर जो है ना सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्वैच के उलट है। बैकग्राउंड स्वैच में क्या हो रहा था कि जो कलर बैकग्राउंड में है अगर वही कलर कैनवस में है तो बैकग्राउंड इरेजर टूल उसे इरेज करेगा, उसके अलावा बाकी कलर को वो इरेज नहीं करेगा। और अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर को ऑन कर देते हो तो फिर जो कलर फोरग्राउंड कलर में अगर वही कलर कैनवस में है तो वो उसे इरेज नहीं करेगा, उसके अलावा बाकी कलर को इरेज करेगा। ठीक है, मजीद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो तब आप इसे अच्छे से समझ जाओगे। मेरे ख्याल में आप लोग इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मजीद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो तब आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को जो है ना मैजिक इरेजर टूल का ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हो और किसी सिंगल कलर को एक ही क्लिक के ऊपर इरेज करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल का यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे मैं ब्लू कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ब्लू कलर हमारा एक ही क्लिक के ऊपर जो है ना इरेज हो गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग बैकग्राउंड इरेजर मैजिक इरेजर टूल के जरिए किसी भी कलर को सिंगल कलर को एक ही क्लिक के ऊपर जो है ना इरेज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मैजिक इरेजर टूल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा ऊपर आप लोगों को जितने भी ऑप्शन मिलते हैं ये सारे ऑप्शन मैं आप लोगों को पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ। अब बहुत सारे लोगों के ध्यान में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी इन ऑप्शन को समझा दो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक ऑप्शन को मैं पीछे समझा चुका हूँ तो उसी ऑप्शन को हर वीडियो में तो नहीं समझा सकते ना, क्योंकि जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो जो लोग अब आ रहे हैं उनकी खातिर मैं अपने पुराने व्यूवर्स को बोर तो नहीं कर सकता ना, इसलिए आप लोग जो नए हो बेहतर ये है कि आप लोग पिछली वीडियो जाके देखो ताकि आप लोगों को इन ऑप्शन को या इन टूल को समझने में आसानी हो। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम क्लिपिंग भी चीजों को इरेज कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा इससे बेहतर है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना काफी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद वीडियो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।